हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं अपने YouTube प्लेटफॉर्म PNP वन एग्जाम टारगेट पे। दोस्तों, मुझे इस बात का खेद है कि मैं आप लोगों को क्वेश्चन देता हूं, कमेंट सेक्शन में आप आंसर नहीं देते। पिछली कक्षा में मैंने 2 क्वेश्चन दिए थे और मात्र एक छात्र ने ही मुझे कमेंट में आंसर दिया। आपका पार्टिसिपेशन कितने लेवल तक है मैं ये जान नहीं पाऊंगा, तो मैं आगे पेपर आपको कराना है। पेपर में कराऊं या ना कराऊं इसके बारे में तो मुझे जानकारी होनी चाहिए। यदि आपका पार्टिसिपेशन लगभग 0 नेग्लिजिबल होगा तो मैं पेपर क्यों कराऊंगा। आप केवल 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड या 1 मिनट वीडियो देखते हो बंद कर देते हो, उससे क्या फायदा होने वाला है? उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है दोस्तों। तो फिर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको तो पूरा पढ़ना पड़ेगा ना। आपके पास समय कम है, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं जितने भी चीजें पढ़ा रहा हूँ सॉलिड पढ़ा रहा हूँ। अब बाल विकास की आज अवस्थाएं मैं शुरू करूंगा, इसको आज ही खत्म कर दूंगा, चाहे जितने भी समय लग जाए, आधे घंटे 20 मिनट 25 मिनट जो भी लगे, लेकिन 1 क्लास और लगेगी। इस अवस्थाओं को जो एक्सप्लेन करना होता है अंदर तक, वो 1 क्लास और लगेगी। उसके बाद में आपको डायरेक्ट थियरी जो आती है, जो प्रिंसिपल्स हैं इम्पोर्टेंट, चाहे वो आपके पियाजे के हो, चाहे वो वाइगॉत्स्की के हो, चाहे नियम चॉम्स्की के हो, इन तीनों प्रिंसिपल से कम 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन, इनको मैं कराऊंगा। तो इस तरह से मैं आपको आश्वस्त किया हूं, एश्योर किया हूं, तो आप थोड़ा सा उस पर रिलाई करें। रिलाई करने से मतलब यह है कि एकदम से मत रिलाई करें, आप पेपर से देख लें एक बार कि नहीं पढ़ा रहा है बंदा तो आता है कि नहीं आता है। चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं बाल विकास की अवस्थाएं। फ्रेंड्स, बाल विकास की जो अवस्था होती है, देखिए आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, धैर्य रखिएगा। जो BTC के बंदे हैं वो SCERT बोर्ड से पढ़ते हैं और हमारा जो CBSE वो NCERT बोर्ड को फॉलो करता है। NCERT बोर्ड में जो बाल विकास की अवस्थाएं दी हुई हैं, किस अवस्था तक होती है, ये CTET क्लास है बच्चों, ये BTC क्लास और आपके UPTET क्लास नहीं। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है। CTET क्लास में जो मैं लिखा रहा हूँ आपको वही दिमाग में रखना है कि इस उम्र से इस उम्र तक ये अवस्था होती है, इस उम्र से इस उम्र तक ये अवस्था होती है, ठीक है। UPTET में थोड़े बदलते हैं चीजें, समझने बात, तो आप ध्यान रखेंगे इसका। ये नहीं कि मास्टर गलत पढ़ा रहा है, इसको नहीं आ रहा है, ऐसा बात नहीं है। पेपर में आपको ऐसा ही आता है, इसलिए मैं ऐसा पढ़ा रहा हूँ। देखिए बाल विकास की जो प्रमुख अवस्था है वो कितनी है। जब बच्चा जो होता है माँ के गर्भ में प्रारंभ करता है तभी से विकास शुरू हो जाता है, मैंने ये बताया था। तो पहली अवस्था होती है जन्म से पूर्व की अवस्था। क्या होती है? जन्म से पूर्व की अवस्था। इसको इंग्लिश में प्रीनेटल स्टेज बोलते हैं। दूसरा होता है जब जन्म हो जाता है तो उसको बोलते हैं शैशव अवस्था। इसको इन्फेंसी स्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्फेंसी स्टेज। अगली स्टेज होती है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को दोस्तों चाइल्डहुड बोलते हैं। और अगली स्टेज होती है आपकी किशोरावस्था, इसको बोलते हैं एडोलेसेंस, ठीक है दोस्तों। इंग्लिश में इसको प्रीनेटल बोलते हैं। जन्म से पूर्व की अवस्था को प्रीनेटल स्टेज, इसी को एम्ब्रियो स्टेज भी बोला जाता है। जब भ्रूण बच्चा होता है प्रीनेटल स्टेज या एम्ब्रियो स्टेज बोलते हैं। इसको इन्फेंसी बोलते हैं, इसको चाइल्डहुड बोलते हैं और इसको बोलते हैं एडोलेसेंस। दोस्तों, प्रीनेटल स्टेज 40 हफ्ते तक का समय होता है। कितने हफ्ते तक का? प्रारंभ के 40 सप्ताह। 40 सप्ताह का मतलब कितने हुए? 280 दिन। यदि आप इसको माह में देखोगे तो 9 महीने 10 दिन होते हैं। कितने हुए? 9 माह 10 दिन। यदि परीक्षा के ऑप्शन में 9 माह 10 दिन ना हो, केवल 9 माह हो, तो आप उसको गलत नहीं करके आएंगे, ठीक है। 9 माह पे आंसर मारेंगे। 9 माह 10 दिन उतना है, क्योंकि 280 दिन के हिसाब से देख रहे हैं तो 9 माह में लगभग यदि 30 दिन हर महीने माने जाए तो 270 और 10 दिन मिला के 280 दिन हो गए, ठीक है दोस्तों।
यानी जन्म से पूर्व की अवस्था कितने समय तक की होती है? 40 सप्ताह या 280 दिन या 9वां 10 दिन तक की। आइए शैशवावस्था देखते हैं। दोस्तों शैशवावस्था जब बच्चा जन्म ले लेता है तो उस समय उम्र कितनी होती है? 0 वर्ष। जब यदि पृथ्वी की धरती पे आता है तो अवस्था कितनी हुई? 0 वर्ष। वहां से उसकी वर्ष की काउंटिंग शुरू होती है। तो प्रारंभ से 2 साल तक की अवस्था को बोलते हैं शैशवावस्था। यानी 0 से 2 वर्ष की अवस्था क्या हो गई हमारी? शैशवावस्था हो गई दोस्तों। ठीक, आइए बाल्यावस्था देखते हैं। बाल्यावस्था को 2 ग्रुप में बांटा जाता है। एक वो आता है पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व, और एक आता है उत्तर बाल्यावस्था। दोस्तों पूर्व बाल्यावस्था को प्री चाइल्डहुड और उत्तर बाल्यावस्था को पोस्ट चाइल्डहुड बोलते हैं। ये क्या है? प्री चाइल्डहुड और ये क्या है? पोस्ट चाइल्डहुड। अब पूरे बाल्यावस्था कहां से कहां तक होती है? तो आपको 2 साल तक क्या होगी शैशवावस्था? तो 2 साल से लेके 7 साल तक, 2 साल से लेके 7 साल तक आपकी पूर्व बाल्यावस्था, और 7 साल से लेके 12 या 11 साल, कोई जरूरी नहीं, यदि 11 साल लिखे तो 11 साल, 12 साल लिखे तो 12 साल, तो 7 से लेके 12 साल तक की अवस्था को हम लोग बोलते हैं क्या? उत्तर बाल्यावस्था। अब 12 से 18 या 17 भी लिखे तो भी चलेगा। यदि 17 लिखेगा तो 11 से 17 जाएगा, और 18 लिखेगा तो 12 से 18 जाएगा। तो आप किशोरावस्था को 12 से 18 वर्ष की अवस्था को किशोरावस्था मान सकते हैं। फिर से देखिए, मात्र यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है, मात्र इतने ही चार्ट से। बाल विकास की अवस्थाएं कितनी होती हैं? तो आप बताएंगे बाल विकास की अवस्थाएं 4 होती हैं। कौन कौन सी? 2, 3, 4, यही 4 अवस्था हुई। ठीक, कौन कौन सी अवस्था है? जन्म से पूर्व की अवस्था शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। जन्म से पूर्व की अवस्था को गर्भावस्था भी बोल सकता है, जिसको इंग्लिश में प्रीनेटल या इन्फेंट स्टेज बोलते हैं। शैशवावस्था को इन्फेंसी स्टेज बोलते हैं। ये 0 से 2 वर्ष का होता है। ये माँ के गर्भ में 9 महीने 10 दिन तक बच्चा रहता है, वो है। बाल्यावस्था में पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था 2 से 7 वर्ष और 7 से 12 वर्ष तक का। उत्तर बाल्यावस्था में 7 से 12 वर्ष तक, पूर्व बाल्यावस्था में 2 से 7 वर्ष तक। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक की अवस्था होती है। यही पूछ लेता है। आपसे एक प्रश्न मेरा है, क्या बच्चा जिस दिन 2 साल का हुआ, आज रात को 2 साल का हुआ 12 बजे, तो अगले जब सुबह 12 बजे के बाद उठेगा सुबह, तो क्या वो पूर्व बाल्यावस्था में आ चुका होगा? ये क्या जियो वाला डाटा प्लान है? बताइए। नहीं दोस्तों, ये डाटा प्लान मोबाइल का थोड़ी ना है। होता क्या है कि बालक धीरे धीरे अवस्थाओं को छोड़ता जाता है। जब वो 2 वर्ष की अवस्था का होता है, लगभग 2 वर्ष की अवस्था का बच्चों, तो वो शैशवावस्था वाली क्रियाओं को छोड़ता जाता है और पूरे बाल्यावस्था की क्रिया को प्रारंभ कर देता है। उसी तरह लगभग जब 7 वर्ष का होता है, तो हो सकता है कोई 6 वर्ष, कोई 7.5 वर्ष, कोई 8 वर्ष में ये करे। इसलिए लगभग जनरल 7 वर्ष की एक्सेप्टेबिलिटी एनसीईआरटी ने मानी है। 60 वर्ष की अवस्था के बाद उत्तर बाल्यकाल वाले उसके लक्षण दिखने लगते हैं। अब 12 बजे 12 साल का हुआ तो क्या वो उत्तर बाल्यावस्था में सोया और किशोरावस्था में जागेगा? ऐसा तो है नहीं कि चलिए आज 31 तारीख है, हैप्पी न्यू ईयर अगले दिन मना लेंगे, 31 दिसंबर है तो अगले दिन चलिए, ऐसा कुछ नहीं होता ना। अवस्थाएं हैं, चरणबद्ध तरीके से चलती हैं। तो यदि उत्तर बाल्यावस्था खत्म होने लगी तो उसके अंदर धीरे धीरे किशोरावस्था के गुण आने लगते हैं। इसलिए किसी बुक में 11 साल, किसी बुक में 12 साल लिखा हुआ है। अब मेरी बातें आपको समझ में आने लगेंगी। दूसरी चीजें, जिन बच्चों ने बीटीसी में पढ़ रखा है वो 0 से 5 साल या 6 साल तक की अवस्था को डायरेक्ट बाल्यावस्था पढ़ते हैं। शैशवावस्था उसमें खत्म हो जाती है आपकी। सुनने के बाद
फिर 5 से लेके नहीं वो शैशवावस्था को 0 से 5 साल तक पढ़ लेते हैं। फिर 5 से लेके 12 साल तक वो बाल्यावस्था पढ़ते हैं और फिर 12 से 18 साल की किशोरावस्था पढ़ते हैं दोस्तों। वो एक कैटेगराइजेशन नहीं करते हैं। देखिए एससीईआरटी बोर्ड की अपनी मान्यता है, एनसीईआरटी बोर्ड की अपनी मान्यता है। आपको यदि सीटेट पास करना है तो आपको एनसीईआरटी बोर्ड के हिसाब से चलना पड़ेगा। ये बहुत डिस्प्यूट है, इसमें बच्चे थोड़े रंज खुश हो जाते हैं टीचरों से कि इनको आता नहीं है, हमने तो अपनी बुक में ये पढ़ रखा है। दोस्तों आपने अपनी बुक में गलत नहीं सही पढ़ रखा है, लेकिन जो बोर्ड परीक्षा कंडक्ट कराती है उसी बोर्ड के हिसाब से हमें अपना काम करना होता है। आप देख रहे होंगे कि 69,000 भर्ती या किसी भर्ती में क्वेश्चन कितने डिस्प्यूटेड हो जा रहे हैं। उसका रीजन यह है कि कोई बोर्ड अलग दे रहा है, कोई बोर्ड अलग आंसर दे रहा है। बस आप सीटेट पास करना है तो आंख मूंद के भरोसा कीजिए और सीबीएसई बोर्ड को फॉलो कीजिए। जब आपको यूपी टेट एग्जाम होने वाले होंगे तो मैं इसी को बताऊंगा कि ये इस तरह से नहीं है, कुछ और तरीके से है। समय अभाव है, नहीं तो मैं दोनों बातें बता देता हूँ। आपको पहले सीटेट पर फोकस करना है, इसलिए आप इस बात को याद रखेंगे। ये 4 अवस्थाएं हैं, चारों अवस्थाओं को आपको एज वाइज याद रखना है। समझ में आई बात? अब अलग अलग अवस्था को, किस अवस्था को क्या करते हैं, किस अवस्था में क्या होता है, इनको पढ़ना है और इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। आइए अब हम चरणबद्ध तरीके से अलग अलग अवस्थाओं को अंदर तक पढ़ते हैं। फ्रेंड्स पहली अवस्था है जन्म से पूर्व की अवस्था। इसके बारे में हमें बस 2-3 पॉइंट याद रखने हैं। देखिए मैंने आपको विकास के डोमेन, डेवलपमेंट के डोमेन मैंने बताए थे, उसमें 3 डोमेन मैंने बताए थे आपको। कौन कौन से थे? एक फिजिकल डोमेन था, एक कॉग्निटिव डोमेन था, एक सोशियो इमोशनल डोमेन था, एक भौतिक विकास था, एक संज्ञान विकास था और सामाजिक और भावनात्मक विकास था। दोस्तों इन्हीं तीनों विकास को हर अवस्था में हमें पढ़ना होता है, ठीक है। और दूसरी चीज यूपी टेट में इस अवस्था को ये कहा जाता है, ये अवस्था तूफान की अवस्था होती है, ये अवस्था बिना तूफान की है, ये उतार चढ़ाव की अवस्था है। ये सीटेट में नहीं पूछता है। सीटेट में फैक्ट नहीं, आपकी लॉजिक चेक होती है। तो ये सब चीजें तो मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ। आपको जब यूपी टेट का बैच चलाऊंगा तो उसमें ये चीजें पढ़ाई जाएगी, या सुपर टेट के जो बैच चल रहा है उसमें ये चीजें पढ़ाई जाएंगी। लेकिन ये बात उन्होंने कहा, ये बात उन्होंने कहा, ये चीजें चूंकि सीटेट में नहीं पूछती है तो उनको नहीं कराऊंगा। समय हमारे पास कम है, हमें वही चीज करने के एग्जाम में आते हैं। दोस्तों जन्म से पूर्व की अवस्था या माँ के गर्भ में जो बच्चा होता है उसकी जो विकास की गति होती है, भौतिक विकास की गति सबसे तेज होती है। ये क्या है? सबसे तीव्र है। सबसे तीव्र गति से वृद्धि करता है। तो सबसे तीव्र गति से, तो किससे तीव्र गति से? दोस्तों जितनी भी अवस्थाएं हैं, इनकी 4 अवस्थाएं मैंने बताया ना, तो जितनी अवस्थाएं हैं सब अवस्थाओं में इस अवस्था में सबसे तेजी से वृद्धि होता है। किसकी? फिजिकल डेवलपमेंट। वृद्धि का मतलब ही तो है फिजिकल डेवलपमेंट। तो जो इसके शारीरिक विकास का क्रम है वो सबसे तीव्र होता है किसमें? जन्म से पूर्व की अवस्था में। यह आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। और दूसरी बात क्या हमको सीखनी है? दूसरी बात ये हमको सीखनी है कि दूसरी बात आपको ये सीखनी है कि फिजिकल डेवलपमेंट तो हो गया, लेकिन संज्ञानात्मक और सामाजिक और इमोशनल डेवलपमेंट का क्या हुआ? दोस्तों संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव और सामाजिक भावनात्मक, इनका जो विकास है उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी तक कोई ऐसा मनोवैज्ञानिक इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि अभी तक न कोई वैज्ञानिक, न कोई मनोवैज्ञानिक, न ही कोई बायोलॉजिकल डॉक्टर ये बता पाया है कि उसका सोशियो इमोशनल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट कितना हो पाता है। इसलिए दोस्तों आपको बस इतना याद रखना है कि उसका जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है सभी अवस्थाओं में सबसे तीव्र किसमें होता है? जन्म से पूर्व की अवस्था में। और सामाजिक भावनात्मक विकास सबसे ज्यादा कहाँ होता है? नहीं होता इसमें, या होता है हमें नहीं पता है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। पूछेगा सामाजिक भावनात्मक विकास जन्म से पूर्व की अवस्था में होता है
नहीं होता है, कुछ कहा नहीं जा सकता या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो आप बोलेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। होता या नहीं होता, नहीं बता सकते। शारीरिक विकास तो आप बोलेंगे जन्म से पूर्व की अवस्था में सबसे तीव्र गति से वृद्धि करता है दोस्तों। सबसे ज्यादा वृद्धि होना और सबसे तीव्र गति से वृद्धि होना दोनों अलग है। सबसे ज्यादा वृद्धि किशोरावस्था में होती है, मतलब लंबाई, चौड़ाई, मोटाई सब कुछ किशोरावस्था में सबसे ज्यादा बढ़ता है। लेकिन जो सबसे तीव्र गति होती है, मतलब बढ़ने का दर जो होता है, बच्चा जब छोटा होता है तो एक सुई के नोक से वो लगभग 2 से 2.5 फुट का निकलता है। तो ये क्या है, इतनी तीव्र गति कहाँ होती है, किसी अवस्था में होती है। ठीक है दोस्तों, तो आपको 2 बातें याद रखनी कि ये सबसे तीव्र वृद्धि की अवस्था होती है, इसमें सबसे तीव्र वृद्धि होती है, विकास सबसे ज्यादा फिजिकल वाला सबसे ज्यादा होता है, और संज्ञानात्मक सामाजिक भावनात्मक के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। आइए अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। अगली अवस्था है हमारी इन्फेंसी स्टेज, जिसको बोलते हैं शैशवावस्था। ये 0 से 2 वर्ष तक होती है, पहले ही बता दिया। अब इसमें जो पॉइंट लिखा है ना, ये पॉइंट से हर बार लगभग क्वेश्चन आए हुए हैं। आप थोड़ा सा देखेंगे, क्या देखेंगे, नवजात शिशु का जो वजन होता है वो कितना होता है। पूछ चुका आपके एग्जाम में 7 पाउंड होता है। आपके एग्जाम में ये सीटेट में पूछा हुआ कि नवजात शिशु का वजन कितना होता है, 7 पाउंड। शारीरिक विकास इसमें पिछली अवस्था से कुछ कम होता है, मैंने बताया कि फिजिकल डेवलपमेंट धीरे धीरे कम होता रहेगा। संज्ञानात्मक विकास होता है, थोड़ा होता है, कुछ होता है, मतलब पिछली अवस्था में हुआ था नहीं हुआ तो नहीं पता, लेकिन इसमें थोड़ा संज्ञानात्मक विकास होता है। सामाजिक या भावनात्मक जो विकास होते हैं वो क्या होते हैं, बच्चा इस अवस्था में घर में ही रहता है, घर से बाहर जाता नहीं, और घर में किनसे सीखेगा, या तो पेरेंट से सीखेगा या सिबलिंग से। पेरेंट का मतलब माता पिता सीखता है, सिबलिंग का मतलब या तो भाई बहन सीखता है। तो इसमें सामाजिक भावनात्मक विकास होता है, और सामाजिक विकास किसके द्वारा होता है, जो घर में लोग हैं उन्हीं के द्वारा। तो घर में कौन कौन है, या तो माता पिता है या तो भाई बहन, इन्हीं के साथ ये घुलता मिलता है। जैसे जैसे बड़ा होगा दादा दादी और पास पड़ोस से भी सीखेगा, उसके बारे में अगली अवस्था में देखेंगे। तो यहाँ पे होम में रहता है पेरेंट्स और सिबलिंग से ये सामाजिक भावनात्मक विकास करता है। अगला है शब्दानुकरण, इकोलालिया। शब्दानुकरण इकोलालिया, आप इकोलालिया हिंदी में भी याद रखेंगे। शब्दानुकरण की प्रवृत्ति करने मतलब इसे किसी एक ही शब्द को कई बार वो बोलता है। छोटा बच्चा भी घर में होगा, ध्यान दीजिएगा, किसी एक ही शब्द को कई बार वो बोलता है। इस प्रवृत्ति को इकोलालिया या शब्दानुकरण की प्रवृत्ति कहा जाता है। अगली प्रवृत्ति है सजीवता की, एनिमिज्म। आपने देखा है छोटे बच्चे किसी गुड्डे या गुड़िया के साथ खेलते हैं तो मान लेते हैं कि उसमें जीव है, सजीवता है। तो इस अवस्था को एनिमिज्म या सजीवता की प्रवृत्ति बोलते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछ जाते हैं किस अवस्था को सजीवता की अवस्था कहते हैं, या किस अवस्था में एनिमिज्म यानी सजीवता पाई जाती है। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है आपके। किस अवस्था को इकोलालिया या शब्दानुकरण की अवस्था कहते हैं, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। किस अवस्था में केवल घर में ही सामाजिक भावनात्मक विकास का हो पाना संभव है, तो शैशवावस्था में ही है। इसको नकल की भी अवस्था कहते हैं, इमिटेशन स्टेज। क्या बोलते हैं दोस्तों, इमिटेशन स्टेज। बच्चा किसी चीज का नकल उतारता है, वो टेलीविजन देख रहा होता है तो उसी तरह एक्ट करने की कोशिश करता है, माँ बाप को जिस तरह से देखता है उसी तरह एक्ट करने की कोशिश करता है, ये नकल उतारता है। तो नकल उतारने की अवस्था क्या है, शैशवावस्था दोस्तों, इमिटेशन स्टेज इसको बोला जाता है। नकल उतारने की अवस्था पूछेगा तो आप किसको बताएंगे, शैशवावस्था को। एक होता है प्ले स्टेज, एक होता है टॉय स्टेज। तो इस अवस्था को खिलौनों की अवस्था कहते हैं, खेल की अवस्था नहीं दोस्तों। खेल की अवस्था बाल्यावस्था होती है, जब बच्चा घर से बाहर बच्चों के साथ मिलकर खेलने लगता है बाल्यकाल में, तब होता है खेल की अवस्था। पर अभी जब बच्चा घर में तो खिलौनों से खेलता है, गुड्डू गुड़ियों से खेलता है, इसलिए इसको टॉय स्टेज, खिलौनों की अवस्था कहते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा खेल और खिलौनों में। इस अवस्था को खिलौनों की अवस्था कहा जाता है, न कि खेल की अवस्था। इसको बोलते हैं खिलौनों की अवस्था, टॉय स्टेज। ठीक है दोस्तों, अगला है समायोजन की अवस्था। बच्चा चूंकि शैशवावस्था में उससे ठीक पहले माँ के गर्भ में रहता है, तो माँ के गर्भ में रहने में कुछ अलग ही वातावरण रहते हैं उसको। जब वो बाहर आता है समाज में, वो जब बाहर आता है बाहरी वातावरण में, तो उसको बहुत ही अलग वातावरण दिखता है वहां से। तो उसको समायोजन करने में बहुत समस्या होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। जब शैशवावस्था में बच्चा हो तो सबसे ज्यादा बीमार होता है, ये बात आपने अनुभव किया होगा, रोता है, बहुत कुछ करता है।
तो उसमें क्या कर रहा होता है, वो समायोजन कर रहा होता है, एडजस्टमेंट करता है इस वातावरण से। तो इस अवस्था को इसलिए समायोजन की अवस्था भी कहते हैं। फिर से एक बार पॉइंट, शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। जब बच्चा नवजात होता है तो उसका वजन लगभग 7 पाउंड होता है। शारीरिक विकास पिछली अवस्था के अपेक्षा कुछ कम हो जाती है। संज्ञानात्मक विकास थोड़ा हो पाता है, जिसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट से इलॉजिकल बोलते हैं ना, जैसे बरसात क्यों हो रही है तो बच्चा बोलता है बरसात इसलिए हो रही है क्योंकि धूप नहीं है। अब बरसात और धूप न होने का कोई संबंध नहीं है। अक्सर ऐसा पाया जाता है, वो देखता है कि जब बरसात होती है तो धूप नहीं होती, बादल आ जाते हैं, पर धूप तो रहती है, बादल छीन लेता है ना, कौन कहता है धूप नहीं रहती। तो इस तरह से वो इलॉजिकल रीजनिंग देता है, तो कुछ लेकिन दे पाता है, क्योंकि जब बरसात होती है तो देखता है कि धूप नहीं है, हल्की फुल्की, तो इसलिए थोड़ा विकास संज्ञान का हो पाता है। लेकिन सामाजिक भावनात्मक विकास वो घर में रहता है, और घर में किनसे सीखता है, पेरेंट्स और सिबलिंग से। पेरेंट का मतलब माता पिता, सिबलिंग का मतलब भाई बहन से। इस अवस्था में शब्दानुकरण की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा पाई जाती है, इकोलरिया जिसको बोलते हैं। सजीवता यानी एनिमिज्म में, वो किसी भी चीज में जीवन देख पाता है। और दोस्तों इसमें इमिटेशन या नकल बहुत तेजी से करता है। इसको ट्वाइज कहते हैं, प्लेज नहीं ट्वाइज, खिलौनों की अवस्था। खिलौनों में आप कंफ्यूजन हमेशा रहेंगे, इसलिए ये खिलौनों की अवस्था है, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। इसको खिलौनों की अवस्था कहते हैं। और ये समायोजन की अवस्था होती है, क्यों होती है, क्योंकि बच्चा माँ के गर्भ से निकला होता है, बाहर के वातावरण में आया होता है और उसे समायोजन करता है। तो इस तरह से प्रमुख 5-6 पॉइंट है जिनको आप दिमाग में बनाए रखेंगे। इससे ज्यादा क्वेश्चन शैशवावस्था से नहीं आते आपके। आज इतना ही रखते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी कक्षाएं अच्छी लग रही होंगी। आप ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।